नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। पूरे 2 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका यात्रा के लिए रवाना हुए। ये यात्रा तब हो रही है जब अमेरिका का निजाम बदल चुका है और पूरी दुनिया में जैसे कि पूरा हिसाब किताब बदल चुका है। अफगानिस्तान में तालिबान अपनी सरकार को इसी बीच अब ग्लोबल मान्यता दिलाने की कोशिश कर रहा है, वो तालिबान जो दुनिया का दुश्मन नंबर 1 माना जाता था। ऐसे में आज इंडिया चाहता है कि दर्शक ये जानना चाहते हैं कि अमेरिका में पीएम मोदी की मौजूदगी का तालिबान पर क्या असर होगा। वहीं इंडिया के दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि महंत नरेंद्र गिरी के दोनों शिष्यों बलवीर गिरी और आनंद गिरी की आपसी जंग थी क्या, और इसका अंजाम अब क्या होने वाला है। साथ ही यूपी चुनाव पर भी लोगों की नजर है। आखिर जाटलैंड में ओवैसी एंट्री कर गए तो मुसलमान उस इलाके के क्या करेंगे। तो बात अगर पहली खबर की करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अमेरिका के लिए अपनी उड़ान में हैं। उनकी इस यात्रा में क्वाड देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ उनकी एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। क्वाड देश वो देश हैं जो चीन का विरोध करने के नाम पर बने हुए हैं, जिसमें अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और भारत है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ पहली द्विपक्षीय भेंट होने वाली है और संयुक्त राष्ट्र का वो भाषण प्रधानमंत्री मोदी को देना है जो ये तय कर सकता है कि अफगानिस्तान में तालिबान का भविष्य क्या होगा। देखिए अमेरिका से विकास भदौरिया और दिल्ली से मेरे सहयोगी आशीष सिंह और प्रणय उपाध्याय की एक साथ एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान एयर इंडिया 1 आसमान में है, लेकिन जिस वक्त हिंदुस्तान में सूरज की पहली किरण चमकेगी, प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में रिश्तों की नई शुरुआत करने के लिए पहुंच चुके होंगे। उन रिश्तों की एक कड़ी अफगानिस्तान और तालिबान से भी जुड़ेगी, जिसके बारे में पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर एससीओ समिट में ही राय दे दी थी। अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन इंक्लूसिव नहीं है। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा क्वाड देशों के साथ बैठक है, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत है। दूसरा हिस्सा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से द्विपक्षीय मुलाकात है और तीसरा हिस्सा संयुक्त राष्ट्र महासभा में पीएम मोदी का संबोधन है। इनमें क्वाड देशों के साथ पीएम मोदी की बात खास तौर पर आर्थिक एजेंडे पर हो सकती है, जबकि बाइडेन से द्विपक्षीय मुलाकात में आर्थिक और सामरिक मुद्दों पर बात हो सकती है। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में पीएम मोदी आतंकवाद के खिलाफ मोर्चेबंदी की बात कर सकते हैं। दुनिया की नजर अफगानिस्तान में तालिबान पर है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अमेरिका के अहम दौरे पर कई बातों पर नजर गड़ाए हुए हैं। जहां तक तालिबान की बात है, अफगानिस्तान की बात है, तो भारत चाहेगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2593 के हिसाब से अफगानिस्तान में सरकार बने, और जिसमें कहा गया था कि अफगानिस्तान में सरकार इंक्लूसिव होनी चाहिए, और अफगानिस्तान की सरकार इंक्लूसिव है नहीं। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके। दुनिया के कूटनीतिक दांव को तालिबान भी समझ रहा है, इसीलिए उसने संयुक्त राष्ट्र को खत लिखकर अपनी मान्यता की गुहार लगाई है। साथ ही सुहेल शाहीन को अपना संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि भी नियुक्त कर दिया है। जी बिल्कुल, जी हमने यही लिखा था यूएन को, और हमने सुहेल शाहीन साहब को नॉमिनेट किया था, इसलिए कि वो वहाँ पर हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा और वहाँ पर जैसे देखेंगे। तालिबान को झटका इस भारतीय उपमहाद्वीप में भी लगा है। पाकिस्तान ने सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में तालिबानी प्रतिनिधित्व की मांग की, लेकिन सार्क के बाकी सदस्य देशों ने इसको मानने से इनकार कर दिया और इसी वजह से सार्क की बैठक को रद्द कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र की सालाना बैठक में पाकिस्तान और तालिबान की हुई ये किरकिरी अमेरिका तक गूंजेगी, जहां प्रधानमंत्री मोदी खुद पहुंच रहे हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के कंधे पर ही तालिबान के भूत को टांग दिया है। अब सारी दुनिया को तय करना है कि उनका रुख क्या रहेगा, आतंक के साथ या आतंक के खिलाफ।
बीते 1.5-2 सालों में दुनिया में बहुत कुछ बदला है। कोरोना की वजह से, चीन की विस्तारवादी नीति की वजह से और अब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आने की वजह से। इसीलिए पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा और खासकर राष्ट्रपति जो बाइडेन से उनकी मुलाकात को लेकर मेरी राय का वक्त अब आ गया है। मैं आपको अपनी राय बताता हूं और आपके जवाबों का हमको इंतजार रहेगा, मिस्ड कॉल्स का इंतजार रहेगा। मेरी राय है कि अब तो भारत अमेरिका की ऐसी जोड़ी बननी चाहिए जो आतंक परस्त देशों की कमर तोड़ सके। जब मैं आतंक परस्त बोलता हूं वो इसलिए कि तालिबान को समर्थन देने वालों में चीन और पाकिस्तान सबसे आगे हैं। और अगर आप मेरी इस राय से सहमत हैं तो आप मिस्ड कॉल दे सकते हैं 7823944001 पर। और अगर आपको लगता है मेरी राय ठीक नहीं है, आप असहमत हैं, तो 7823944002 जो कि सबसे नीचे नंबर दिया हुआ है, आप वहां पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं। सवाल एक बार फिर दोहराता हूं, आपके सामने स्क्रीन पर है। आतंक परस्त देशों की कमर तोड़ सके भारत और अमेरिका की जोड़ी, ये दोस्ती ऐसी होनी चाहिए। सहमत हैं तो 7823944001 पर आपको मिस्ड कॉल देनी होगी। लगातार इस शो के दौरान ये सवाल चलता रहेगा। आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कितने % लोग वोट कर रहे हैं, असहमत को भी और असहमत को भी। आपके जवाबों का हमको इंतजार रहेगा। रोज हजारों हजार की संख्या में जवाब हमारे पास पहुंच रहे हैं और ये दिखाता है कि हमारी ये कोशिश आपको एम्पावर करने की सक्सेसफुल हो रही है। आपकी राय को इस शो के आखिर में जरूर दिखाऊंगा कि मेरी राय से कितने लोग सहमत हैं या असहमत हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये अमेरिका यात्रा कई मायनों में खास है। कौन कौन सी वो बातें हैं उस पर अब एक नजर डाल लेते हैं। पहली बात यह है कि बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह पहला अमेरिका दौरा है। हालांकि इससे पहले 2 बार वर्चुअल मीटिंग हो चुकी है, लेकिन इस बार आमने सामने की मुलाकात में दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत बनाने पर जोर रहेगा। और जब ये बात मैं कहता हूं तो इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के लिए एक तरीके से चुनाव प्रचार किया था ह्यूस्टन में जाकर। उस वक्त बाइडेन उनके धुर विरोधी थे, यानी वो डेमोक्रेट थे और वो रिपब्लिकन थे। इस परिस्थिति में अब नई सरकार के साथ भारत के संबंध मधुर बने, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त की। इस यात्रा की अहमियत इस बात से भी है कि अमेरिका पाकिस्तान के रिश्ते बिल्कुल बिगड़े हुए हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत के खिलाफ तालिबान के जरिए जो आतंकी साजिश रच रहा है उसको बेनकाब भी भारत और अमेरिका की ये दोस्ती कर सकती है। तीसरी बात, अफगानिस्तान में तालिबान राज है। शंघाई सहयोग संगठन में पीएम मोदी ये साफ कह चुके हैं कि अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन बिना बातचीत के हुई है, जबरन हुई है, जो कि एक तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है। यात्रा का चौथा पॉइंट चीन हो सकता है, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी दादागिरी को दिखाना चाहता है। क्वाड के नेताओं से पीएम मोदी की बातचीत का ये खास पहलू हो सकता है कि इस इलाके में, साउथ ईस्ट एशिया को जो सी का इलाका है, इस इलाके में चीन के प्रभुत्व को कैसे कम किया जाए। और पांचवा पॉइंट है कि पीएम मोदी उस वक्त संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करेंगे जब दुनिया कोरोना से बेहाल हो चुकी है और तालिबान को लेकर तमाम देश बटे बटे से नजर आ रहे हैं। अब आज से अगले शनिवार तक अमेरिका में कूटनीतिक खलबली मची रहेगी, लेकिन एक खलबली हिंदुस्तान के पश्चिमी किनारे पर स्थित मुंद्रा पोर्ट पर भी मची हुई है। जी हां, मुंद्रा बंदरगाह, वहां से एक बड़ी खबर सामने आई है। वहां पर 3000 किलोग्राम हेरोइन नशीला पदार्थ बरामद हुआ है। साथ ही 3 भारतीय नागरिकों समेत कुल 8 लोगों की इस मामले में अब तक गिरफ्तारी हुई है। ये जब्ती सवाल खड़ा करती है कि आखिर अफगानिस्तान से ये ड्रग्स आया क्यों और मुंद्रा पोर्ट पर ही क्यों आया। ये जानने की कोशिश की है, इस पूरी कहानी का तहकीकात करने की कोशिश की है मेरे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी ने अपनी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। देश में एक बहुत बड़ा ड्रग कार्टेल है। 1,75,000 करोड़ रुपए के 25,000 किलो हेरोइन ड्रग्स कहां गए?
देश में वो मगरमच्छ कौन है जो 21,000 करोड़ और 1,75,000 करोड़ के हेरोइन ड्रग्स मंगवा रहा है। गुजरात में अडानी के स्वामित्व वाले मुंद्रा पोर्ट पर ड्रग्स की बड़ी खेप मिली और कांग्रेस को बीजेपी पर हमला करने का एक नया हथियार। जून 2021 में भी इसी प्रकार 25 टन यानी 25,000 किलो हेरोइन ड्रग्स सेमी कट टेलीकॉम पाउडर ब्लॉक्स के नाम से आए थे। आज ये 25,000 किलो हेरोइन ड्रग्स जिसकी कीमत 1,75,000 करोड़ रुपया है, आज देश के युवाओं को नशे में नष्ट करने में लगी है। कांग्रेस का आरोप है कि मुंद्रा पोर्ट पर जो हेरोइन पकड़ी गई है उससे पहले भी हेरोइन की एक बड़ी खेप यहां आई थी जिसकी कीमत पकड़ी गई ड्रग्स से कहीं ज्यादा थी। देश में एक बहुत बड़ा ड्रग कार्टेल है जो सरकार की नाक के नीचे फल फूल रहा है। सवाल यह है कि देश में वो मगरमच्छ कौन है जो 21,000 करोड़ और 1,75,000 करोड़ के हेरोइन ड्रग्स मंगवा रहा है। आपको बता दें कि गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से जांच एजेंसियों ने करोड़ों रुपए का ड्रग्स बरामद किया था। ये पोर्ट अडानी ग्रुप संचालित करता है। ड्रग्स की खेप पकड़े जाने के बाद अडानी ग्रुप ने सफाई जारी की है। देश का कोई भी पोर्ट ऑपरेटर कंटेनर की जांच नहीं कर सकता है। हमारा काम सिर्फ पोर्ट को चलाने तक सीमित है। हम ये उम्मीद करते हैं कि इस बयान के बाद अडानी ग्रुप के खिलाफ सोशल मीडिया पर गलत इरादे से चलाया जा रहा झूठ बंद होगा। दरअसल ये ड्रग्स टेलीकॉम पाउडर के नाम से अफगानिस्तान से भारत लाया गया। नशे के इस जहर को यहाँ से देश के दूसरे हिस्सों में भेजा जाना था। सूत्रों के मुताबिक गुजरात पोर्ट पर जो ड्रग्स पकड़ा गया वो 3 परतों में छिपा कर रखा गया था, जिनमें से एक परत टेलीकॉम पाउडर की थी। लिहाजा ड्रग्स के रेसे पूरे सामान में आ गए। लिहाजा इस बात की जांच कराई जा रही है कि पकड़ा गया सामान 3,000 किलो है या नहीं। साथ ही उसके वास्तविक मूल्य का आकलन भी कराया जा रहा है जो 21,000 करोड़ रुपए से काफी कम हो सकता है। जांच एजेंसियों ने जब मामले की जांच आगे बढ़ाई तो उसके तार दिल्ली और नोएडा से जुड़ते नजर आए। राजस्व खुफिया निदेशालय ने दिल्ली और नोएडा में 2 जगह छापेमारी की। डीआरआई सूत्रों के मुताबिक नोएडा में मारे गए छापों के दौरान मादक पदार्थ चलाने वाली फैक्ट्री के उपकरण तो बरामद हुए ही, साथ ही जो मादक पदार्थ वहां से बरामद हुआ है वो गुजरात पोर्ट पर बरामद हुए माल से भी काफी मेल खाता है। ऐसे में कहीं न कहीं दोनों के तार आपस में जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 2 महीनों में भारत में बड़े पैमाने पर ड्रग्स की खेप पकड़ी गई है। 6 जुलाई को पंजाब पुलिस ने दिल्ली और पंजाब से लगभग 20 किलो हेरोइन जब्त की। 7 अगस्त को दिल्ली पुलिस ने 12 किलो हेरोइन जब्त की। गुजरात पोर्ट से लगभग 3,000 किलो ड्रग्स पकड़ी गई। 20 सितंबर को दिल्ली और नोएडा से 20 किलो हेरोइन जब्त की गई। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स के मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों में 4 अफगानी नागरिक हैं। 2 अफगानियों को दिल्ली और 2 को नोएडा से पकड़ा गया है। गुजरात ड्रग्स केस में चेन्नई से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक पति पत्नी शामिल हैं। पंजाब पुलिस ने भी दिल्ली में पकड़ी गई ड्रग्स के मामले में 4 अफगानियों समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया था। सूत्रों के मुताबिक अब तक पकड़े गए सभी मामलों का कनेक्शन अफगानिस्तान से जुड़ रहा है। पकड़े गए अफगानियों के तार वहां बैठे ड्रग माफिया से जुड़े हैं। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आने के बाद ड्रग की तस्करी बढ़ने का खतरा पहले से जताया जा रहा था। 19 अगस्त को एबीपी न्यूज ने उन ड्रग्स रूट की भी जानकारी दी थी जिनके जरिए ड्रग्स की तस्करी का अंदेशा था। खास बात यह है कि मुंद्रा पोर्ट पर पकड़े गए ड्रग्स का रूट वही है जो एबीपी न्यूज ने दिखाया था। सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स की सप्लाई में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई भी अफगानियों की मदद कर रही है, क्योंकि बिना उसकी मदद के अफगानिस्तान से ईरान पोर्ट पर माल भेजना मुमकिन नहीं है। साथ ही जांच के दायरे में ये भी है कि तालिबान का इसमें क्या रोल है। दिल्ली से संवाददाता जैनेंद्र के साथ ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। ये सब तब हो रहा है जब तालिबान आ चुका है अफगानिस्तान में, और तालिबान के शासकों के लिए या उनके लड़ाकों के लिए ड्रग्स एक बहुत बड़ी वजह है पैसा कमाने की। वो लगातार ड्रग्स के बूते ही दुनिया भर में अपना साम्राज्य फैलाते रहे, पैसे कमाते रहे। ये सब कुछ हिंदुस्तान में मुंद्रा बंदरगाह पे पकड़ा गया है। मुंद्रा बंदरगाह पर जो ड्रग्स पकड़े गए हैं उनको लेकर अब सियासत भी गर्म है और सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिरकार
इस पूरे ड्रग कार्टेल का मकसद क्या है। मुंद्रा पोर्ट पर 3000 किलोग्राम हेरोइन जब्त की हुई है। इसका बाजार भाव करीब 21,000 करोड़ रुपए आंका जा रहा है। अब आप सोचिए कि ड्रग्स की इतनी बड़ी खेप आई है कि यह देश की अब तक की सबसे बड़ी जब्ती है हेरोइन के मामले की, और दुनिया की बात करें तो यह 8वां सबसे बड़ा ड्रग ब्लास्ट है। मुंद्रा पोर्ट पर ही 2 साल पहले भी 1983 किलोग्राम हेरोइन जब्त की जा चुकी है। इधर समंदर के किनारे हेरोइन जब्त हुई है तो आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गंगा जमुना के संगम पर बाघंबरी अखाड़े के महंत नरेंद्र गिरी को आज भू समाधि दी गई। और इस वक्त एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आ रही है। पहले ये ब्रेकिंग न्यूज बताते हैं। शुरुआती रिपोर्ट पोस्टमार्टम से यह पता चलता है कि फांसी से ही नरेंद्र गिरी जी की मौत हुई है। उनकी मौत 20 तारीख को फांसी लगने से दोपहर 3 से 4 बजे के बीच हुई है, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सूत्रों से एक बड़ी खबर यह भी सामने आई है कि नरेंद्र गिरी जी 13 सितंबर को, जैसा कि उन्होंने अपने उस कथित नोट में भी लिखा था कि वो सुसाइड करना चाहते थे, तो उन्होंने 13 सितंबर को सल्फास की गोलियां खाकर मरने की कोशिश की थी। वो चाहते थे सल्फास की गोलियां खा लें, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो पाई। तो 13 तारीख को वो सल्फास की गोलियों खाकर अपनी जान लेना चाहते थे। वहीं महंत नरेंद्र गिरी के मोबाइल से पुलिस को एक वीडियो भी मिला है, जिसमें वो गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों का नाम भी ले रहे हैं, यानी अद्या तिवारी, संदीप तिवारी और आनंद गिरी। इन तीनों का नाम उस वीडियो में भी है जो पुलिस के पास कब्जे में है, जो उनके मोबाइल से मिला है। तो नरेंद्र गिरी तो चले गए, लेकिन उनका सुसाइड नोट अब विवादों और सवालों में घिर गया है। नरेंद्र गिरी की मौत इस कदर रहस्यमय होती जा रही है कि बलवीर गिरी के वारिस बनने का मामला भी अब खटाई में पड़ गया है। जिस कथित नोट में अपना वसीयतनामा लिखकर गए थे नरेंद्र गिरी और सब कुछ बलवीर गिरी को देने की बात कर रहे थे, अपनी गद्दी भी, वो भी अब मामला खटाई में पड़ गया है, क्योंकि सुसाइड नोट पर कई साधु संतों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए मेरे सहयोगी पंकज झा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। माटी का शरीर माटी में मिल गया। बाघंबरी मठ के महंत नरेंद्र गिरी को उनकी आखिरी इच्छा के अनुरूप ही भू समाधि दे दी गई। आश्रम में ही बाबा को बैठने की मुद्रा में ही भू समाधि दी गई। अब वहां उनकी यादें हैं। समाधि जो दी जाती है उसमें पहले महाराज जी को पालती मार के बिठाया जाता है गुफा के अंदर, साधना जैसा करते हैं। उसके बाद में दिया वगैरह है, रोट है, वो सब चीज प्रक्रिया जो है पूरी की जाएगी। नरेंद्र गिरी तो समाधि में हमेशा हमेशा के लिए सो गए, लेकिन बाहर विवाद जिंदा है। विवाद इस बात पर है कि नरेंद्र गिरी का सुसाइड नोट सही है या नहीं। नरेंद्र गिरी को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार उनका चेला आनंद गिरी तो कह ही रहा है कि उसके गुरु की हत्या हुई है। अब तो पूर्व सांसद रामविलास वेदांती से लेकर मौजूदा सांसद साक्षी महाराज तक कहने लगे हैं कि ये हत्या है और सुसाइड नोट फर्जी है। वो कभी आत्महत्या नहीं कर सकते, कभी फांसी नहीं लगा सकते। महंती के प्रलोभन में किसी ने किसी को फंसाने के लिए षड्यंत्र किया। मीटिंग लिखी जाती थी और हस्ताक्षर करने के लिए कहा जाता था, तो 15 मिनट हस्ताक्षर करने में लगाते थे। वो जो आदमी 15 मिनट हस्ताक्षर करने में लगाता होगा वो अपना सुसाइड नोट लिखेगा, और बहुत बहादुर व्यक्ति। विवाद इस बात पर भी है कि कल तक सुसाइड नोट पर बाबा की हैंडराइटिंग पहचानने वाले बलवीर गिरी अब क्यों कह रहे हैं कि वो अपने गुरु की हैंडराइटिंग पहचानते नहीं हैं। मंगलवार को आपको सबसे पहले एबीपी न्यूज ने ही नरेंद्र गिरी का सुसाइड नोट दिखाया था। उस सुसाइड नोट में नरेंद्र गिरी ने अपना वारिस बलवीर गिरी को बनाने की बात की है। उसके बाद से ही मीडिया की सुर्खियों में बलवीर गिरी आ चुके हैं। बलवीर गिरी मुद्दत से महंत नरेंद्र गिरी के साथ रहे हैं। कल तक वो सुसाइड नोट पर अपने गुरु की हैंडराइटिंग पहचान रहे थे, लेकिन आज उसे पहचानना बंद कर दिया है। जहाँ तक मैंने वो राइटिंग देखी है, जो लेख लिखा हुआ है, वो गुरुदेव के हाथ के अक्षर है। हैंड राइटिंग उनकी है नहीं। हम इतना तो आप भी देखते हैं कि जो साइन कर रहा है आदमी,
और अगर आप देखेंगे बगल में तो आपको दिख रहा है वो। आप हैंडराइटिंग पहचानते हैं क्या उनकी? नहीं, मैं नहीं पहचानता हूँ। सवाल ये भी है कि क्या दोनों शिष्यों बलवीर गिरी और आनंद गिरी के झगड़े में फंस गए थे महंत नरेंद्र गिरी? पिछले 12 वर्षों से बलवीर गिरी और आनंद गिरी अपने गुरु नरेंद्र गिरी के सबसे करीबी शिष्यों में थे, लेकिन 2 साल पहले आनंद गिरी के रंगीन मिजाजी और जमीन को लेकर विवाद में गुरु से अनबन हो गई। हालांकि इस साल मई में आनंद गिरी की माफी से लगा कि हालात बदलेंगे, लेकिन और बिगड़ते गए। बलवीर गिरी महंत नरेंद्र गिरी के सबसे भरोसेमंद शिष्य बन गए और आनंद गिरी उनकी नजरों से गिरते गए। आखिरकार सुसाइड नोट में आनंद गिरी के नाम मौत के लिए मजबूर करने का आरोप फूटा और बलवीर के नाम बागंबरी मठ की महंत वाली गद्दी। अखाड़े में जो पंच हैं वो बड़े श्रेष्ठ लोग होते हैं, इसलिए गद्दी की कोई लड़ाई नहीं है। गद्दी का जो योग्य उत्तराधिकारी होगा वो बात का निर्णय है। अब सवाल है कि बलवीर और आनंद गिरी के रिश्ते कैसे थे? मठ में रहने वालों का मानना है कि दोनों के संबंध ऊपर से तो सहज ही लगते थे, लेकिन बड़ी गद्दी पर बैठने की महत्वाकांक्षा मठों और आश्रमों को भी षड्यंत्र का ठिकाना बना देती है। ये भी इत्तेफाक देखिए कि अपने गुरु की खुदकुशी के मामले में आनंद गिरी हरिद्वार से पकड़े गए, दूसरी तरफ बलवीर गिरी उत्तराखंड के रहने वाले हैं और हरिद्वार के बिल्केश्वर मंदिर की देखरेख करते हैं। बड़े महाराज जी की जो आखिरी इच्छा है बलवीर गिरी महाराज जी को बागंबरी मठ प्रयागराज का प्रबंधक के रूप में, महंत के रूप में देखना, हमारे दृष्टिकोण में भी बलवीर गिरी महाराज जी से बेहतर उस उत्तरदायित्व का निर्वाह कोई और नहीं कर सकता। रिश्तों की मजबूती कई बार भुरभुरी मिट्टी की तरह बिखर जाती है। नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच भी यही हुआ। 2 साल पहले तक बागंबरी मठ से लेकर बड़े हनुमान मंदिर तक का सारा कामकाज आनंद गिरी देखा करते थे, लेकिन साल 2019 में गुरु नरेंद्र गिरी और उनके शिष्य आनंद गिरी के रिश्ते इतने खराब हो गए कि गुरु ने अपने चेले आनंद को तपस्या के लिए हरिद्वार भेज दिया और बलवीर गिरी को अपने पास बुला लिया। अब मठ पर महाभारत और शिष्यों पर उठते सवाल से होते हुए गुरु की खुदकुशी के कुरुक्षेत्र तक पहुंच चुका है। रणवीर के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज, प्रयागराज। हम आगे बढ़े उसके पहले आपको बता दें वक्त ब्रेक का हो रहा है, लेकिन ब्रेक में जाने के पहले आज का सवाल जिस पर मैं आपकी राय इकट्ठी कर रहा हूं, हम आपका अपनी राय में बताता हूं और आपके मिस कॉल का हमको इंतजार है कि पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा और खासकर राष्ट्रपति जो बाइडेन से उनकी मुलाकात को लेकर मेरी राय बहुत साफ है कि अब भारत और अमेरिका की ऐसी जोड़ी बने जो आतंकपरस्त देशों की कमर तोड़ सके। अगर आप इस राय से सहमत हैं, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है 72% लोग सहमत हैं, वो लोग 7823944001 पर मिस्ड कॉल दे रहे हैं क्योंकि वो सहमत हैं। जो असहमत हैं वो मिस कॉल दे सकते हैं 7823944002 पर। लगातार इसी तरीके से स्क्रीन पर ये नंबर मार्क होते रहेंगे, दिखाई देते रहेंगे और आपके जवाबों का हमको इंतजार रहेगा। हजारों मिस्ड कॉल आ चुके हैं और कुछ हजारों का मुझे इंतजार है। यात्रा पर है, आपने देखी भी और आपके जवाब भी हमको लगातार मिस कॉल के जरिए मिल रहे हैं। मेरी राय इस मुलाकात को लेकर, इस पूरी यात्रा को लेकर बहुत साफ है कि अब भारत और अमेरिका की ऐसी जोड़ी बने जो आतंक परस्त देशों की कमर तोड़ सके। अगर आप मेरी इस राय से सहमत हैं तो आप मिस कॉल दे सकते हैं 7823944001 पर, और अगर आप असहमत हैं तो 7823944002 पर। अब तक हजारों की संख्या में जवाब आ चुके हैं और ज्यादातर लोग इस वक्त मेरी राय से, करीब 72% लोग आप देख पाते हैं इन नतीजों में, जो मेरी राय से सहमत नजर आते हैं। इस पूरे बुलेटिन के दौरान ये नंबर चलते रहेंगे और कार्यक्रम के आखिर में हम दिखाएंगे कि कौन सी राय जीती, कौन सी बात जीती। आगे बढ़ते हैं, अब बात यूपी के चुनाव की करूंगा। यूपी में चुनावी रण की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी चुनाव में दांव आजमाने हैदराबाद से चले आए असदुद्दीन ओवैसी दोनों ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थे, और जब दोनों एक ही इलाके में घूम रहे हों और दोनों के दोनों नेता ध्रुवीकरण की राजनीति के पैरोकार हों तो आप समझ सकते हैं कि आज पश्चिमी यूपी में क्या हुआ होगा। आज ओवैसी ने एक बार फिर मुसलमान 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 कहा और आगे जाकर तो यहाँ तक कह दिया कि हाँ मैं हूँ अब्बा जान। अब तक उनको चचा जान कहा गया था, आज उन्होंने खुद को अब्बा जान मान लिया। वहीं मुख्यमंत्री योगी भी जब आज पश्चिमी यूपी में घूम रहे थे, उन्होंने भी वही बातें की जो एक तरीके से मुसलमानों के खिलाफ या हिंदुओं को खुश करने वाली बात मानी जा सकती है। क्या अब बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर वोटों का ध्रुवीकरण होगा, यानी वोट हिंदू और मुसलमान में बटेंगे,
या वोटों का खेल कुछ और होगा? आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। घंटा नहीं बजेंगे, संग नहीं बजेगा, जुलूस नहीं निकलने देंगे, डीजे नहीं बजने देंगे। मैंने कहा भी अब आप इसको अलग रखिए, मैं आदेश कर रहा हूं, ये सब बजेंगे और पूरी भव्यता के साथ आप निकलेंगे। जो आज साहिब मसनद है, कल नहीं होंगे। योगी आज मुख्यमंत्री है, कल नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। जैसे अखिलेश थे, नहीं है। मोदी है, इंशाल्लाह कल वो नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री। बैटल ग्राउंड पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सिर्फ 38 किलोमीटर की दूरी और यूपी की चुनावी जंग में आमने सामने योगी और ओवैसी। यूपी की जंग में पश्चिमी यूपी में इस बार सबसे तगड़ी चुनावी जंग देखने को मिलने वाली है। किसान आंदोलन और जाट फैक्टर के चलते इस बार बीजेपी के लिए हालात पिछली बार की तरह नहीं है। यही वजह है कि इस बार खुद योगी चुनाव से काफी पहले मैदान में उतर गए हैं। पश्चिमी यूपी में मुख्यमंत्री ने आज 3 कार्यक्रम किए, दादरी, हापुड़ और अमरोहा। योगी जहां भी गए वहां उनके टारगेट पर हिंदू वोट था। कहीं दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की बात करके तो कहीं हिंदू त्योहारों पर भेदभाव के आरोप पिछली सरकारों पर लगाकर योगी ने जता दिया कि हिंदुओं का भला सिर्फ बीजेपी राज में है। देख के ताजुब कर रहा था, वही पिछली पार्टी नहीं, घंटा नहीं बजेंगे, संग नहीं बजेगा, जुलूस नहीं निकलने देंगे, डीजे नहीं बजने देंगे। मैंने कहा भी अब आप इसको अलग रखिए, मैं आदेश कर रहा हूं, ये सब बजेंगे। दंगाइयों को पहले से सरकार का स्पष्ट चेतावनी है कि अगर प्रदेश में दंगा करोगे तो संपत्ति जब्त होगी। किसी गरीब की झोपड़ी पर, गरीब के मकान पर आग लगाओगे या व्यापारिक प्रतिष्ठान को जलाओगे तो फिर 7 पीढ़ियां भुगतान करते करते थक जाएंगी, लेकिन उसकी भरपाई नहीं कर पाओगे। गांव के व्यक्ति को अपनी अमरोहा में जहां योगी हिंदू वोटर्स को संदेश दे रहे थे, देखो कौन आया, तो संयोग से उससे कुछ देर बाद 38 किलोमीटर की दूरी पर असदुद्दीन ओवैसी संभल में उन पर निशाना साध रहे थे। उत्तर प्रदेश का जो भी गरीब है, जो कमजोर है, जिस पर जालिम जुल्म कर रहा है, उसका बाप असदुद्दीन ओवैसी है। ओवैसी ने सिर्फ योगी पर नहीं बल्कि उन्हें चचा जान बताने वाले राकेश टिकैत पर भी हमला किया। अगर तुम समझते हो कि गरीबों का, बेजुबानों का साथ देना अब्बा बनाता है तो मैं तुम्हारा भी अब्बा हूं, याद रखो। चचा जान है? क्या इरादा क्या है तुम्हारा? ओवैसी जहां जाते हैं वहां जाने से पहले विवाद जरूर पैदा करते हैं। अयोध्या गए तो पोस्टर में फैजाबाद लिखवा दिया, संभल आए तो इसे गाजियों की धरती बता दिया। हाँ, फर्क सिर्फ इतना था कि संभल में ओवैसी काफी शायराना मूड में थे। जो आज साहिब मसनद है, कल नहीं होंगे। योगी आज मुख्यमंत्री है, कल नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। जैसे अखिलेश थे, नहीं है। मोदी है, इंशाल्लाह कल वो नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री। जो आज साहिब मसनद है, कल नहीं होंगे। किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है। योगी आदित्यनाथ और ओवैसी दोनों के लिए ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश बेहद मायने रखता है, लेकिन दोनों की कामयाबी छिपी है वोटों के ध्रुवीकरण पर। 2017 विधानसभा चुनाव में CSGS के सर्वे के मुताबिक 77% जाट वोट बीजेपी को मिला था, जो 2019 लोकसभा चुनाव में बढ़कर 91% हो गया। लेकिन अब ये वोट किसान आंदोलन के चलते बीजेपी से छिटकने का खतरा है। यही वजह है कि बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की दूसरी जातियों के सहारे अपना गणित बिठाने की जुगत में है। दादरी में योगी आदित्यनाथ ने राजा मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण कर यही गणित साधने की कोशिश की। दूसरी तरफ ओवैसी भी ये जानते हैं कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी के पाले से मुस्लिम वोट खींचना आसान नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी से ज्यादा उनके निशाने पर अखिलेश हैं। पूछो अखिलेश यादव से, पूछो बहन जी से कि मुसलमानों के वोटों की कीमत क्या है, बताओ। जवाब पूछो उनसे, आपको हक पहुंचता है, मुझे जवाब दो। तो बोलेंगे
इस तरह का सवाल नहीं करना, इस तरह का सवाल नहीं करना। हम सब एक हैं। अरे एक हैं तो फिर कमजोर मैं क्यों होता हूं? चुनाव में अभी वक्त बाकी है। कुल मिलाकर अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोटों का ध्रुवीकरण हुआ तो बीजेपी को तो फायदा होगा ही, साथ ही ओवैसी भी यूपी में जिस सियासी मंसूबे के साथ उतरे हैं उनकी गाड़ी भी निकल पड़ेगी। यूपी चुनाव के दो बड़े चेहरे यानी मुख्यमंत्री योगी और असदुद्दीन ओवैसी एक साथ अगर पश्चिमी यूपी हो तो पश्चिमी यूपी की राजनीति के बारे में आपको जरूर बता देना चाहिए कि आखिरकार वक्त के साथ साथ इस इलाके में क्या कुछ हुआ है। समझिए इस पूरी राजनीति को। इस इलाके की राजनीति को 1967 से ही पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने बदलना शुरू कर दिया। उन्होंने अजगर, अगर मैं अंग्रेजी में लिखूं तो AJGR यानी अजगर, जिसको आम भाषा में बोला जाता है, का राजनीतिक समीकरण बनाया, जिसमें अ से अहीर यानी यादव, जा से जाट, ग से गुर्जर और र से राजपूत शामिल थे। ये उनका कोर वोट बैंक था। बाद में चौधरी साहब ने इसमें मुसलमानों को भी जोड़ लिया। इस वोट समीकरण से चौधरी साहब का इस इलाके में सिक्का जम गया, जो कि चलता रहा। बाद में चरण सिंह के ही राजनीतिक चेले मुलायम सिंह यादव का MY वाला कॉम्बिनेशन बना। M यानी मुसलमान और Y यानी यादव। इस पूरे इलाके में मुसलमान करीब 26% हैं। दूसरी तरफ चरण सिंह के बेटे के साथ जाट वोटों का मजबूत रिश्ता आज भी जुड़ा है उनके पूरे परिवार के साथ। लेकिन 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय स्तर पर उदय के बाद जाट ही नहीं बल्कि तमाम तबकों का वोट बीजेपी की तरफ चला गया, यानी अपने कोर पार्टीज को उसने छोड़ दिया। अब किसान आंदोलन के बहाने ही किसान नेता राकेश टिकैत भी, जो कि जाट खुद हैं, राकेश टिकैत भी जाट और मुस्लिम वोटों को एक साथ लामबंद करना चाहते हैं, जैसा कि वो पहले होता था। इसी तरीके से वो बीजेपी का मात देने का प्लान पश्चिमी यूपी में बना रहे हैं। लेकिन क्या ये काम आसान है? और खासकर तब जब मुस्लिमों का रहनुमा बनकर ओवैसी ने भी एंट्री मार ली हो। आखिर क्या सोचते हैं पश्चिमी यूपी के मुसलमान? इसको जानने के लिए आपको हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। एक स्टेट का मुख्यमंत्री अब्बा जान कहता है तो क्या प्रधानमंत्री उससे मुत्तफिक है? उनकी उस भाषा से मेरे भी नारे लगते थे जब टिकैत साहब थे, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। बीजेपी का चाचा जान आ चुका है उत्तर प्रदेश में, ओवैसी नाम का। क्या ये जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं वो चाचा जान बोलता है, तो क्या वो भी उससे मुत्तफिक है? उत्तर प्रदेश में ओवैसी की एंट्री क्या हुई? विपक्ष का सारा कैलकुलेशन बिगड़ गया, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां किसान आंदोलन की नाराजगी के चप्पू पर विपक्ष की पार्टियों को अपनी नाव पार होती नजर आ रही थी। लेकिन ओवैसी आए हैं तो मुस्लिम वोट बिखरने का खतरा तो बढ़ ही गया है। राकेश टिकैत को भी इस बात का एहसास है, तभी तो वो चचा जान के बहाने ओवैसी को टारगेट कर रहे हैं। बीजेपी का चाचा जान आ चुका है उत्तर प्रदेश में, ओवैसी नाम का। उसका सहारा लेंगे, उसको फुल आशीर्वाद है। वो गाली देगा, ये कोई मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे, वो बर्बाद करेगा इस किसानों को यहाँ से। दरअसल जाटलैंड का गणित राकेश टिकैत भी जानते हैं, बीजेपी भी और ओवैसी भी। जाट और मुस्लिम वोट अगर साथ आ गए तो बीजेपी की लुटिया इस इलाके में डूबना तय है। किसान आंदोलन से उपजी नाराजगी के चलते यही जाट वोट अब बीजेपी के पाले से खिसकने का खतरा है। लेकिन ओवैसी की इस इलाके में आमद से जाट और मुस्लिम वोटों का गणित बिगड़ सकता है। दुनिया की गालियों की डिक्शनरी निकाल दो, इल्जामात मुझ पर लगाओ, मगर मैं वादा कर रहा हूं आपसे कि अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा मैं गरीब मजलूम अवाम का साथ देता रहूंगा, इंसाफ के लिए लड़ता रहूंगा। अल्लाह जब तक मेरे हलक में सांस रखेगा वो इंसाफ का मुतालबा करते रहेंगे।
ओवैसी की चुनावी रणनीति बिल्कुल साफ है। उनके टारगेट पर सिर्फ मुस्लिम वोटर हैं। भले ही ओवैसी की पार्टी पश्चिमी यूपी की चुनी हुई सीटों पर ही चुनाव लड़े, लेकिन उसका असर पूरे वेस्टर्न यूपी की राजनीति पर पड़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो एसपी-आरएलडी के गठबंधन को भी नुकसान हो सकता है। बस कुछ नुकसान तो पहुंचा सकते हैं कुछ, लेकिन फायदा कुछ नहीं होगा उन्हें। ये पब्लिक जो है बीजेपी को हटाना चाहती है। बीजेपी को हटाने के लिए ताकत चाहिए। इस वक्त ओनली समाजवादी पार्टी इस लायक है। अब सवाल यह है कि इस इलाके का मुस्लिम वोटर ओवैसी को कितनी गंभीरता से लेता है। मुस्लिम वोटों पर ओवैसी का दावा कितना पुख्ता है, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज ने पश्चिमी यूपी के अलग अलग शहरों में मुस्लिमों की राय जानी। जब चाचा जाना है तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। वो एक आध सीट जीत भी लेंगे, मैंने खुदा खाता, जीतेंगे तो है नहीं तो कर क्या लेंगे, वो सरकार तो बनाने के नहीं है। ओवैसी साहब के फैन है हम तो, वोट भी देंगे, जान माल भी उनके साथ है। समाजवादी की पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्हें ही जिताएंगे। ओवैसी की पार्टी को वोट देंगे। रात दिन हमारे ताल्लुकात है, पड़ोस के हमारे। गेहूँ दे दे हर महीने, कॉलोनी दे दी, हम तो फूल को देंगे वोट। हमारे लिए एक बेहतरीन बहुत ही शानदार लीडर निकल गया है असदुद्दीन ओवैसी साहब के रूप में, हम उन्हीं को देखना चाहेंगे। स्थिति देखकर वोट देंगे, डर भी दे सकते हैं हम, स्थिति देखेंगे पहले उसके बाद देंगे। ओवैसी वाली जो पार्टी है ईमानदार पार्टी है, इसको जो है अंदर से लोग चाहते हैं। ये सुन लीजिए हमारी बात आप, साखी लिखा, खुमार लिखा, जाम लिख दिया, एक दिल बचाता वो भी तेरे नाम। जाहिर है अभी चुनाव का पारा चढ़ना शुरू हुआ है। पश्चिमी यूपी के मुस्लिम वोटर पर अभी ओवैसी का रंग चढ़ा नहीं है। बीजेपी का विरोध करने वाले मुस्लिम वोटर के दिल में जगह बना पाना ओवैसी के लिए अभी आसान नहीं होने वाला। लेकिन जब एक एक सीट पर कड़ा मुकाबला है तो ओवैसी अपना कुछ बनाए या न बनाए, लेकिन किसी का खेल तो बिगाड़ ही सकते हैं, बिहार की तरह। पश्चिमी यूपी के लोग तो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी के तमाम चुनावी राज्यों के लोग चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में मैं आपको एक बात के लिए आगाह एक बार फिर करना चाहता हूं, कोरोना गया नहीं है। ऐसे में आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना बचाव खुद कीजिए। इसका एक बेहद अचूक उपाय है कि मास्क आपको पहन के रखना है। इसके लिए एबीपी न्यूज़ लगातार #मास्कअप-इंडिया नाम का अभियान चला रहा है। आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। आप मास्क पहनिए, सेल्फी लीजिए, हमको भेजिए। हम इंडिया चाहता है, हम रोज़ इन तमाम महानुभावों की तरह आपकी भी तस्वीर दिखा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मास्क वाली सेल्फी लेनी होगी और ये प्रण करना होगा कि अब जब धीरे धीरे लॉकडाउन ख़त्म हो गया है तो मास्क और ज़रूरी हो गया है ताकि कोरोना की तीसरी वेव से बचा जा सके। वक्त ब्रेक का हो रहा है, लेकिन नतीजे आपके सामने हैं। ब्रेक के उस पार फाइनल सेगमेंट होगा और उस फाइनल सेगमेंट में इन नतीजों को भी मैं फाइनल रिजल्ट आपको बताऊंगा। अभी करीब 76% लोग मेरी राय के साथ सहमति जता रहे हैं। वक्त है ब्रेक का, लेकिन उसके बाद फाइनल रिजल्ट और आज का शब्द। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।